देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दुनिया भर में 2500 से ज्यादा औषधीय पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। इन औषधीय पौधों का वर्णन हमारे वेदों में भी मिलता है, क्योंकि ये औषधीय पौधे हमारी सेहत के लिए खजाना है और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का आधार भी हैं। ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप, जिसे महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कृषि स्टार्टअप की टीम है इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश में, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एग्रीप्रेन्योर लखन लाल पाठक जी से, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या कुछ तैयार कर रहे हैं वो इन मेडिसिनल प्लांट्स से, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। तो चलिए फिर। तो फाइनली हम आप पहुंचे हैं गांव पाली में और मेरे साथ हैं लखनलाल पाठक जी। तो पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं लखन पाठक हूं और मेरा जो गांव है वो पाली है, तहसील शमशाबाद और जिला विदिशा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। हम मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और फार्मिंग ऑर्गेनिक करते हैं, इसके साथ में प्रोसेसिंग भी करते हैं। वैद का काम भी है हमारा, तो वैदाई का काम भी करते हैं। ये काम चल रहा है। तो आप वैद भी हैं, और इस प्रोफेशन को कितने टाइम से आप कर रहे हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। वैसे देखा जाए फार्मिंग तो हम कर रहे हैं 97 से, यानी लगभग 25-26 साल हो गए, लेकिन जड़ी बूटियों के काम में हम पिछले 10 साल से आए हैं। और तब से ही हमने वैदाई का काम भी चालू किया है, कुछ स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, और कुछ जो गुरुज हैं रहते हैं इसमें, उनके माध्यम से सीख के समझ के ये काम चालू किया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत की थी हमने फार्मिंग से। खेती के माध्यम से कुछ बेहतर करने की इच्छा थी, क्योंकि ये पुश्तैनी काम था हमारा। इधर उधर भटकने से बेहतर हमें लगा कि इसी में कुछ बेहतर किया जाए। तो करते करते हम पहुँचे जड़ी बूटियों की खेती पर, और जब अच्छा लाभ मिला तो इसकी प्रोसेसिंग की तरफ से हमारा ध्यान गया कि प्रसंस्करण करें, उससे भी अच्छा लाभ भी कमाएं और एक अन्य लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का हम काम कर पाएँ। तो वो करने लगे, साथ में वैदाई का काम चालू किया। ये करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो आपने जैसे कहा कि शुरुआत से आप खेती बाड़ी आपको पसंद आती रही है और खेती बाड़ी से ही जुड़े रहे हैं, और फिर आपको एहसास हुआ कि और बेहतर करते हैं इस खेती बाड़ी को, तो आप मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग पर आ गए। लेकिन कभी ऐसा मन में एहसास हुआ कि मुझे कभी जॉब भी करनी चाहिए? मैम, जॉब के विषय में, मतलब जब मैं पढ़ता था ना, 97 में मैंने बीएससी किया, तो उसके पहले से जब पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद में भी मैंने कभी जॉब के विषय में नहीं सोचा, और ना ही कभी इच्छा थी। और मैंने, यकीन मानिए, उस टाइम पे कई जॉब ऑफर भी हुई, आई भी, घर वालों ने भी कहा कि आप जॉब कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। एक फार्म भी मैंने नहीं डाला आज तक, और खेती में ही कुछ बेहतर करने का था। इच्छा थी कि इसको हम अच्छे लेवल पे पहुंचाएं, अच्छा करें। हालांकि समय काफ़ी लगा, संघर्ष हुआ, और मैं आज भी ये नहीं मानता कि मैं बहुत सफल हो गया हूं, लेकिन फिर भी ये है कि अच्छे रास्ते पर आ गए हैं। और बाकी देखा जाए तो मेरे स्तर के, या जितनी लैंड होल्डिंग है मेरे पास,
उस लेवल के जो फार्मर्स है उससे कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, और 2 और 4 लोगों को लगभग हम और रोज़गार दिया हुआ है। और बस यही हम मानते हैं कि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ और बेहतर आगे भी कर पाएंगे। जी, आपने कहा बहुत संघर्ष रहा, तो आपकी उन चुनौतियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। जब आप ये मेडिसिनल फार्मिंग आपने शुरुआत की उसकी और फिर प्रोसेसिंग में आए हैं, तो दोनों ही चीज़ों में किस तरह के अपने चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो मैडम रहते ही हैं, किसी जो नया काम करते हैं, अलग से काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खेती करने वाला कोई नहीं था, हमने ही शुरुआत की। तो चीज़ों को समझने में, बीज कलेक्ट करने में और मार्केटिंग में कई सारी परेशानियां तो आईं, लेकिन एक जुनून था कुछ बेहतर करने का, इसलिए सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, उनको पार करते हुए और बेहतर लगने लगा और अच्छे परिणाम आने लगे, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया तो हम करते गए। तो अभी अगर बात करें अभी प्रेजेंट की, तो कितनी जड़ी बूटियाँ आपके पास हैं? और आप क्योंकि फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो अभी कितनी आपके पास यहाँ पर आप फार्मिंग कर रहे हैं? 200 प्रकार से अधिक प्रकार की स्पीसीज हम यहाँ पे लगा रखे हैं, और कुछ की टाइमिंग अभी है, मतलब साल में लगभग 200 से ज़्यादा हम प्रोसेस करते हैं, मतलब उगाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास है, कितनी वैरायटीज़ हैं प्रोडक्ट? देखिए, एक जो बेदई का काम है हमारा, उसके अनुसार तो फिर लगभग 150-200 प्रकार के ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जनरली यहाँ पे हमसे जो अपेक्षा लेकर लोग आते हैं या पेशेंट आते हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी मार्केटिंग के लिए हमने 5 औषधियाँ आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है, और एक और डॉक्टर BAMS डॉक्टर हैं हमारे साथ में, तो वो लाइसेंस के अंतर्गत हमने 5 जो औषधियाँ रजिस्टर्ड की हैं, उनकी हम मार्केटिंग करते हैं। आपसे थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ हैं वो आयुर्वेद पे कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। कितनी तरह की बीमारियाँ हैं अमूमन जो लोग आजकल, आपको पता है ये लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज बहुत संभव है आयुर्वेदिक चिकित्सा से? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक, तो ऐसा तो कोई रोग है ही नहीं जो आयुर्वेद में जिसकी चिकित्सा संभव ना हो। वो अलग बात है कि जो वैद्य या डॉक्टर हैं उनका नॉलेज कितना है, वो कितना रोग को और औषधि को समझ पा रहे हैं, औषधि कितनी गुणवत्ता युक्त है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज अच्छी औषधि का मिलना है। क्या है, जंगलों का दोहन हो चुका है, तो अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगलों से भी नहीं मिलती, या मिलती भी हैं तो जो उनको कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो अपनी भागा दौड़ के चक्कर में कि भाई कोई और ना उखाड़ ले, तो वो क्या जल्दीबाजी में कच्ची औषधियों को उखाड़ लेते हैं। तो जंगल से आने वाली समस्या हो गई कि एक औषधि की कमी, दूसरा कच्ची औषधियों को उखाड़ना। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि औषधियों की गुणवत्ता तभी है तब ऑर्गेनिक उनकी फार्मिंग की जाए, यानी उनमें किसी प्रकार के रासायनिक चीज़ों का उपयोग ना किया जाए, DAP, यूरिया और जो भी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग ना हो, और सही पकी हुई अवस्था में उनको हार्वेस्ट करना। तो ये चीज़ यदि आती है, यानी अच्छी औषधि आती है, अच्छा आपके पास वैद्य और डॉक्टर है, और जो व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहता है किसी भी रोग का, उसकी भी आस्था विश्वास होना चाहिए आयुर्वेद पर, तो ऐसा कोई रोग नहीं है, या होगा भी तो रेयरली, आप मान लीजिए 1000 में से कोई एक पेशेंट ऐसा बचेगा जो ठीक ना हो पाए, अन्यथा सारे रोगी, सारे लोग सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इतनी आयुर्वेद में क्षमता है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि जो पेशेंट है उसका भी विश्वास होना बेहद ज़रूरी है, तो वो सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, जो भी दवाइयाँ हैं वो तभी कहीं ना कहीं काम करती हैं, क्योंकि एक मरीज़ है जो कैंसर से पीड़ित है वो सही हो जाता है, और एक मरीज़ है जो पहले ही स्टेज में इतना घबरा जाता है कि उस पर दवाइयाँ असर ही नहीं करती। तो विश्वास तो बेहद ज़रूरी है हर चीज़ में। बिल्कुल 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 विश्वास, कहते हैं विश्वास ही फलदायकम होता है, और विश्वास यदि है तो एक तो क्या है, हमारी एनर्जी अंदर से काम करती है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और जो अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे क्रिएट होते हैं ताकि रोग को अपने आप वो ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ में कुछ औषधियाँ भी अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा जाता है कि जो मानव के अंदर शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि अगर वो कुछ ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बातचीत जारी रखेंगे लखन पाठक जी से, बहुत कुछ जानेंगे, अभी प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो तब तैयार हो रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आए हुए हैं भोपाल मध्य प्रदेश में, और आज है मेरे साथ एग्रीप्रेन्योर लखन पाठक जी। तो लखन जी, ये बहुत सारी औषधियाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने उगाई हुई हैं, थोड़ा सा समझना चाहेंगे क्या क्या आपने यहाँ पे उगाया हुआ है? अभी आप देख रहे हैं ये है सर्पगंधा, और आपके पीछे साइड में तुलसी है, उधर एलोवेरा है, और इस तरह से अगर देखी जाए पूरे फार्म पे 200 से प्लस प्रकार की जड़ी बूटी हमने लगा रखी हैं। और बस उनकी और ऑर्गेनिक हैं ये जो पूरा फार्म है, इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक या दवाइयों का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑर्गेनिक है। और इनको हम स्वयं उगाते हैं और प्रोसेस भी करते हैं जी। तो अब मैं देख रही हूँ वहाँ पे जो शेड लगी हुई है उसमें आपने खुद का यहाँ पे खाद भी बना रहे हैं। हाँ जी। मैन्योर, तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर ही होगा? हाँ, तो थोड़ा सा organic जान manure। लेते हैं किस तरह जी, का जी। है। जैसे हम जैविक की बात करते हैं तो जैविक का मतलब ये है कि किसी प्रकार के केमिकल खाद या केमिकल दवाई के बिना जो फार्मिंग की जाती है वो जैविक होती है। तो इसके लिए ज़रूरत तो पड़ती है, किसी भी आप पौधे को उगाएं, चाहे वो जड़ी बूटियां हों या कोई और भी, तो नेचुरली खाद की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो खाद यदि देसी पद्धति से बनाया गया हो तो वो ही इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं ये बर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। बर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए से बनने वाला खाद। तो इसमें जो अध सड़ी जो खरपतवार या कुछ गोबर होता है उसको इसमें डाल के एक मिक्सचर बना के डालते हैं, और फिर इसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। तो वो लगभग 45 से 60 दिन के अंदर इसको खाने के बाद में जो वेस्ट निकलता है वो ये खाद बनता है, और इसी का हम उपयोग अपनी खेती में करते हैं। और ये बड़ा ही उपयोगी भी है और उपजाऊ ज़मीन को भी बनाता है और हर प्रकार से लाभदायक है। तो ये जो औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट की जब हम फार्मिंग करते हैं तो उनकी कुछ अलग तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है जो अमूमन या आप नॉर्मल खेती करते हैं उसी तरह हो जाता है? देखिए, थोड़ी समझने की बात है। वैसे तो पौधे सारे पौधे ही होते हैं, लेकिन किस पौधे को किस समय लगाना चाहिए, कब उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रहता है। और सबसे खास बात यह है कि औषधीय पौधों में बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती, तो ये कम, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, कम खाद में भी काम चलता है। जनरली कीट पतंगे इनमें बहुत कम लगते हैं, तो वो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती दवाइयों की। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब अगर लाइफ में कुछ नहीं है तो खेती तो हम कभी भी कर लेंगे। खेती और डेयरी ऐसा माना जाता है कि पशुपालन और खेती कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ तक जब मैं बात करती हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो शायद मुझे ये समझ में आ रहा है कि खेती में भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वरना सक्सेसफुल आप कृषि में भी नहीं होंगे अगर आपके पास ट्रेनिंग या वो वाला ज्ञान नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जनरली आदमी जो सोचते हैं ना कि कोई भी कर लेगा और कभी भी कर लेगा, कर तो लेगा, लेकिन क्या उससे उतना उत्पादन ले सकता है जो उसे लेना चाहिए? इसके लिए वास्तव में ही एक प्रॉपर ट्रेनिंग की या उसको समझने की बारीकियों की ज़रूरत होती है। वो क्रमशः अनुभव के साथ ही आती है। आप किसी पुस्तक को पढ़ के खेती नहीं समझ सकते। खेती तो आपको खेती करके ही सीखना पड़ेगा। चीज़ों को आप बारीकी से समझेंगे और वो जो पौधे हैं वो भी आपको अपनी चीज़ें बताएंगे, मतलब अपने अनुभव बताएंगे, तो उससे आपको अनुभव बढ़ेगा और फिर आप बेहतर कर पाएंगे। जी। तो अब यहाँ से आपकी प्रोसेसिंग यूनिट भी हम देखेंगे, कितनी मशीनें हैं आपके पास और किस तरह से आप जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, और जो मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं जिनसे हम काम करते हैं वो मैं आपके लिए दिखाता हूँ। ये हमारा ऑयल एक्सपेलर है, जिसको कच्ची घानी की मशीन कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के तेल निकल जाते हैं, सरसों के सीड हों या तिली के हों, मूंगफली के हों, तेल निकालना हो तो वो इससे निकल जाता है। और हम जो भी औषधियाँ बनाते हैं वो यहीं पर, मतलब स्वयं का तेल निकला हुआ, क्योंकि मार्केट में पता नहीं
कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम खुद अपना तेल निकालते हैं। तो जब आप ये प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आपने बोला कि कंटामिनेशन की जो है प्रॉब्लम रह सकती है बाहर, जी। तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है, किस तरह की प्रिकॉशंस आप लेते हैं जब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं? यह देखिए, हम फार्मिंग करते हैं तो सीड तो अपने होते ही है, ऑर्गेनिक होते हैं, और मशीन भी अपनी है, तो कहीं पर किसी प्रकार की मिलावट की कोई संभावना ही नहीं है। और यही काम हम सीड यदि बाजार से खरीदते हैं या फिर बाजार में ही कहीं तेल निकलवाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि आज अडल्ट्रेशन का जो है बिल्कुल वो- बिल्कुल खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि हम शुद्धता पूर्वक अपना काम पूरा कर पाएं, और जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं अच्छी औषधि की, वो उनको हम दे पाएं। जी। तो यहाँ पे अभी आपके पूरे प्रोसेसिंग यूनिट में कितनी मशीनें आपके पास हैं? हमारे पास कुल 5 मशीनें हैं, जिसमें से एक ये ऑयल निकालने की है और 4 मशीनें और अंदर लगी हुई हैं, जो कि पाउडर्स बनाने के काम में, छानने के काम में और मिक्सिंग के काम में आती हैं। बिल्कुल, अभी हम उन मशीनों के बारे में आपसे जान लेंगे। यहाँ आपने बता दिया कि ऑयल यहाँ पे तैयार हो रहा है, पाउडर्स किस तरह से तैयार हो रहे हैं वो भी हम आपसे जान लेंगे। लेकिन आपसे उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको इस पूरे प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, इन मशीनों के लिए कहीं कोई सरकारी मदद मिली है? जी, ये जो मशीन आप देख रही हैं, ये कृषि अभियांत्रिकी विभाग से हमें सब्सिडी पर मिली है, जिसमें 60% गवर्नमेंट ने दिया था और 40% हमारा था। तो ये सरकारी मदद से ही ये मशीन हमारे यहाँ लगी है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि 60% आपको सरकारी सहायता मिल गई है यहाँ पर, सिर्फ 40%, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पूरा अपना जो वेंचर है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं सहायता की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर सरकारें आपके साथ हैं, तो ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, बिल्कुल। बात है। तो बाकी की जो मशीनें हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डेली किसान पर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आइए, बाकी की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, मैं इनके विषय में दिखाता हूँ आपके लिए। ये पल्वराइजर हैं, एक ये छोटा वाला है और एक वो अपन देख रहे हैं वो बड़ा वाला है। तो इस जो छोटा वाला है, इसमें किसी प्रकार की पत्ती या जो कम वजन वाले, जैसे धनिया हुआ, मिर्च हुआ, या इस तरह की कोई भी और चीज़ आपको पाउडर बनाना हो, तो वो इससे बहुत अच्छे से बन जाता है। जो बड़ी वाली मशीन है, उससे जितने भी हैवी मेटल हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हार्ड रूट हो या कोई सीड हो, उनका पाउडर वो बड़ी मशीन बनाती है। और ये मशीन विब्रोसेप्टर के नाम से जानी जाती है, और ये छानती है जो भी पाउडर्स हम बनाते हैं उनको। ये मिक्सर है, तो जैसे त्रिफला या कोई चीज़ अपन बनाते हैं तो वो इसमें निश्चित मात्रा में औषधियाँ डाल दीजिए, वो मिक्स कर देता है। मतलब जो पाउडर्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और बाद में कईयों में जैसे कुछ पाउडर्स, कुछ औषधियाँ ऐसी आप बनाते होंगे जो मिक्सचर्स होती हैं, तो यहाँ पे आप वो पाउडर्स मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो ये जो मशीनें हैं, काफ़ी सारी मशीनें हमने देख ली हैं और समझ ली है। तो एक दिन में अगर मैं प्रोडक्शन की बात करती हूँ, तो इन मशीनों से कितना प्रोडक्शन आप ले लेते हैं? लगभग 1 टन 1 घंटे में ये वो बड़ी वाली मशीन निकालती है। और तो अगर देखा जाए, अगर दिन भर में 8 घंटे भी काम होगा तो 8 टन आपकी दवाई ये पाउडर बना देगी। और वही क्षमता लगभग इन मशीनों की है, छानने वाली और ये मिक्स करने वाली। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो हम 7 दिन भर में यदि निरंतर काम चलता है, कोई और अगर बाधा नहीं है या कोई और काम नहीं है, तो हम लगभग 7 से 8 टन दवाई प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में। तो हमने पूरा आपसे ये भी समझ लिया है कि किस तरह से जो मशीनें हैं वो काम करती हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ पाउडर्स भी रखे हैं जो ऑलरेडी तैयार हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि आयुर्वेद हमारे घरों तक पहुंचा हुआ है, और जो भी कहते हैं कि जो हमारे किचन के मसाले हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग थे, जो वेद को जानते थे, शास्त्रों को पढ़ा है जिन्होंने, वो जानते हैं कि हर बीमारी का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हमारी रसोई में ही मिल जाता है। तो कितनी सच है ये बात? बिल्कुल, इस बात को 100% सही आप कह सकते हैं। किचन में बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनको निश्चित कॉम्बिनेशन में विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाए तो वो फ़ायदेमंद होते हैं। मैं जनरली आपके लिए बताऊं, जैसे अस्थमा है, अस्थमा में 3 चीज़ें उपयोग होती हैं। मतलब एक निश्चित फार्मूला मैं बताता हूँ आपके लिए। त्रिकुटा नाम की एक औषधि है, बहुत प्रसिद्ध है आयुर्वेद की, जिसमें सौंठ, काली मिर्च
और छोटी पिपली, इन तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसका पाउडर बना के आप लगभग आधा चम्मच यानी 1 ग्राम के लगभग आप शहद के साथ में सुबह शाम अगर उसका सेवन करते हैं तो अस्थमा, धूल धुआं से होने वाली एलर्जी और बार बार कफ या कोई खांसी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें बेहद लाभकारी है। इसी प्रकार अन्य और चीज़ें हैं, मतलब देखा जाए तो जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई या गर्मी की प्रॉब्लम हुई उसमें आपका जो चावल है उसका पानी, मिश्री और कुछ पत्ते ऐसे हैं जैसे शीशम के पत्ते हुए या आपके सदाबहार के पत्ते, वो उसमें मिला के यदि यूज किया जाए तो कितनी ही शरीर में हीट हो, गर्मी हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें वो बेहद लाभकारी है। तो थोड़ी समझने की ज़रूरत है। तो वास्तव में ये वास्तविकता है कि हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे आसपास इतनी औषधियां हैं जिनका अगर समझ के सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो हम अपना इलाज स्वयं ही कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारी आज की जनरेशन है, खास करके जो बिल्कुल युवा है और बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पास्ता की डिमांड वो करता है और जंक फूड खाता है, तो उससे लाइफस्टाइल जो है बहुत ही उनका बेकार हो चुका है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद से उनको किस तरह से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं हैं, अगर उनको बताई जाए तो एक इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से कैसे जोड़ा जा सकता है उनको आयुर्वेद के साथ? देखो, बच्चों को चटपटे खाने की आदत होती है या उनको टेस्ट में अच्छा लगता है, तो मेरा मानना तो यह है कि उनको घर में कुछ अच्छा चटपटा बना के खिलाएं जो कि हेल्दी भी हो, नुकसानदायक भी ना हो। और जो बाजार की जो जंक फूड, फास्ट फूड हैं जो कई दिनों तक रखे रहते हैं और अच्छे इंग्रेडिएंट भी उनमें यूज नहीं होते, तो जितना हो सके घर की चीज़ों का सेवन करें। वो भी किसको क्या आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कोई भी चीज़ हुई, मीठा ही हुआ, मीठा एक व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होगा, दूसरे के लिए वो फ़ायदेमंद भी होगा। दूध से बनी हुई चीज़ें भी किसी को फ़ायदा करेंगी, किसी को नुकसान भी करेंगी। तो अपनी तासीर को समझें, अपनी प्रवृत्ति को समझें कि हमें किस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए, उस तरह की चीज़ों का सेवन करें। चाहे वो बच्चों के लिए हो, यही सवाल आप बुजुर्गों के लिए भी कर सकते हैं या हमारे लिए भी। कहीं ना कहीं आयुर्वेद ये कहता है कि पहले अपने जो शरीर की प्रवृत्ति है उसको समझें और फिर ये जो आयुर्वेद है उस पद्धति पे आप आगे दवाइयाँ बिल्कुल मेरा भी यदि देखा जाए तो सजेशंस यही है सभी के लिए, कम से कम आयुर्वेद में 3 प्रवृत्तियां होती हैं और किसी भी खाद्य पदार्थ की भी 3 प्रवृत्तियां होती हैं, यानी वात, पित्त और कफ, या फिर इनसे मिला के किसी को वात पित्त है, किसी को पित्त कफ है, मतलब इस तरह से होती हैं। तो अपने आसपास किसी जानकार वैद्य या BAMS डॉक्टर या जो नाड़ी को समझते हैं, वात पित्त कफ को समझते हैं, उनसे थोड़ा कंसल्ट करके अपनी प्रवृत्ति को समझें और क्या चीज़ हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये समझने के बाद में यदि आप थोड़े से बदलाव अपनी लाइफ में करें तो किसी भी प्रकार के रोग से बचा जा सकता है, या कोई रोग हो गया है तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। और लखन जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे वेद शास्त्र रहे हैं उनमें यही बताया गया है कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो वास करता है, क्योंकि जब आप बाहरी रूप से हेल्दी रहेंगे तभी आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, आपके विचार अच्छे होंगे और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस फील्ड से जुड़े हैं। तो अब आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका फ्यूचर विजन है वो क्या है? फ्यूचर विजन ये है कि हम खुद तो बेहतर कर ही पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं और सब लोग भी ऐसे ही करें, सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे वो किसान हों या जो बेरोजगार युवा हों, वो भी अपने जो पारंपरिक कार्य हैं, कृषि हो या जो भी काम हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से करके और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, विकास है, उसमें भागीदार बने। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के काम करने से हमें आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल दे पाते हैं और रोजगार क्रिएट कर पाते हैं। जी। और मैं सबसे पूछती हूँ आपसे भी, आज मैं ये अवसर आपको देती हूँ कि जितना भी हमारे देश का युवा है या हमारे जो किसान भाई बहन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज उनके लिए आपका क्या मैसेज होने वाला है? सबसे खास तो यही है कि पहली बात तो आप ऑर्गेनिक पे ध्यान दें, जो भी किसान है वो, क्योंकि हम लोग अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। और जब हम अच्छी चीज़ फिर अपन प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएंगे तो अच्छी प्राइस भी मिलेगी और हमारे देश के जो अन्य बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ अपन उपलब्ध करा पाएंगे, तो उसका मुनाफा मिलेगा। और कई प्रकार के और लाभ हैं, यदि आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहें तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना पाएंगे अपने लिए भी और अपने आसपास के लिए भी।
जी बिल्कुल, बेहद अच्छा मैसेज यहाँ पर लखन जी ने हम सबको दिया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा देती हूँ एक बार, कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें जो स्वस्थ मस्तिष्क है वो वास करता है। आपके विचार सुंदर तभी होंगे जब आपका शरीर सुंदर होगा। और आज हमने आयुर्वेद पे बात की है, औषधियों पे बात की है, हमारे देश की धरोहर है, हमें इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत अच्छी पद्धति है ये। और आपसे बातचीत करके बेहद अच्छा लगा लखन जी आज हमें, और बेहद खुशी हुई। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए। देश की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी आप इसी तरह स्वास्थ्य जो है वो परोसते रहें, जागरूक करते रहें। आपसे बातचीत करके बेहद अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। छोटा भाई लखन पाठक, बचपन से इनकी रुचि कृषि में थी। माताजी पिताजी के साथ भी खेतों में काम करते थे, और इनकी हेल्थ और पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने तैयार किया था, सजेस्ट किया था कि आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं और देश की सेवा करें। मगर इनकी रुचि थी कृषि और किसानों के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। हम लोगों की जिद के आगे इन्होंने घुटने नहीं टेके और कृषि में ही अपना काम शुरू किया। कई सालों तक ये सफल भी नहीं हुए, और धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ फसलों की जैसे ही पैदावारी की, तो अश्वगंधा, कलौंजी और बहुत सारी फसलें जब अच्छी निकलने लगी, इनका अनुभव अच्छा हुआ, तो अच्छे रेट मिलने लगे, बढ़िया मुनाफा कमाने लगे। फिर वो इनकी बनाई हुई दवाएं लोग खाने लगे और लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिलने लगा। तो आसपास के क्षेत्र में और बाकी दूर दूर तक लोग भी इनके इस उपक्रम को, इस प्रक्रम को अपनाने लगे, और ये आयुर्वेदिक फसलों की खेती करने लगे। अब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग बाहर दूर दूर से आती हैं। हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हम लोगों के मना करने के बावजूद, हम लोगों के विरोध के बावजूद, इनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि इन्होंने वो सब करके दिखाया कि हम सबको गर्व महसूस होता है। मैं ही नहीं, पूरा परिवार और पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है, और हम सब इनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और अच्छा करें, और देश के लिए, गाँव के लिए, के भविष्य के लिए बहुत अच्छा करें। मेरे पति लखन जी जो और ये फार्मिंग करते हैं, उनके लिए मैं पूरा अपना सहयोग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने जड़ी बूटियों से जुड़ें, अपनी पद्धति को अपनाएं और उसमें अपना सहयोग को प्रदान करें, ताकि आयुर्वेद आगे बढ़ सके। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।